नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। यह स्टडी मटेरियल आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का यह वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित है और इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। लेकिन यह वीडियो भारतीय संसद का भाग 2 है, क्योंकि इससे पहले हम भारतीय संसद के भाग 1 को पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। हम पिछले ही भाग में जान चुके हैं कि भारतीय संसद 3 प्रमुख अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय संसद को समझने के लिए आप इस श्रृंखला का पहला भाग देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानेंगे कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, संसद में लाए गए किसी विधेयक पर यदि दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। यह ध्यान दें कि संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोस्तों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठकें आयोजित की गई हैं। पहली 1959 में दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए, दूसरी 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए और तीसरी व अंतिम 2002 में पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट विधेयक के तहत की गई थी। आइए अब जानते हैं सांसदों के विशेष अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए कुछ विशेष अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। अधिवेशन के चलते अधिवेशन से 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सांसदों की गिरफ्तारी पर रोक रहती है, परंतु यह आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होता। बिना सदन की अनुमति के सदस्यों को समन या वारंट जारी नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान दें कि संसद की 4 दीवारी के भीतर जो भी हुआ हो उसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात संसद में होने वाले किसी वाद विवाद की जांच संसद द्वारा नियुक्त समितियों के द्वारा ही की जा सकती है। अब जानते हैं कि संसद की भाषा क्या है। संसद की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी में होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि लोकसभा राज्यसभा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो आइए जानते हैं कि लोकसभा के पास क्या विशेष शक्तियां हैं। साथियों, कानून बनाने के संदर्भ में अंतिम शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। लोकहित में नीति निर्माण करना भी लोकसभा का कार्य है। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे तथा व्यय की स्वीकृति देने की शक्ति भी लोकसभा को ही प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 109 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 के पैरा 2 में प्रावधान है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा। अर्थात सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि धन विधेयकों को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयकों की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऐसे विधेयक जिनका संबंध कर या व्यय से होता है उन्हें वित्तीय विधेयक या धन विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक, जिनको धन विधेयक भी कहा जाता है, और दूसरे द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक। आप इस डायग्राम के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धन विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। दूसरी बात, धन विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इन्हें राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और इन्हें पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। जबकि वित्त विधेयक साधारण प्रकार के विधेयक होते हैं, इन्हें किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं संसदीय सत्रों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संसद के निम्नलिखित 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं।
बजट सत्र फरवरी से मई, मॉनसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। साथियों, आपको बता दें कि अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद अपनी कार्य प्रक्रिया के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। अर्थात संसद का कौन सा कार्य कब होना है या कौन सा सत्र कब आयोजित किया जाएगा, इसके लिए कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं संसद की शब्दावली के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। पहला शब्द है सत्रावसान। इसका प्रयोग विशेष सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है स्थगन। संसद की बैठक को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात अध्यक्ष के द्वारा दैनिक बैठकों को किसी भी समय समाप्त करने के लिए स्थगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है विघटन। इस शब्द का प्रयोग सदन की समाप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि केवल लोकसभा को ही समाप्त किया जा सकता है। अर्थात जब भी लोकसभा को समाप्त किया जाएगा तो इसके लिए विघटन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला है शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं, जो सामान्यतः 12 से लेकर 1 बजे तक का समय होता है। अगला शब्द है तारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके लिए सांसद मौखिक उत्तर दे सकते हैं उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। अगला शब्द है अतारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके लिए लिखित उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न। लोक महत्व से संबंधित तात्कालिक मामलों पर पूछे गए प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न कहलाते हैं। अगला शब्द है पूरक प्रश्न। ऐसे प्रश्न प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर पूछे जाते हैं। आइए अब जानते हैं संसदीय समितियों के बारे में। ऐसी समितियां जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं, संसदीय समितियां कहलाती हैं। अपनी कार्य प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थायी समितियां और दूसरी तदर्थ समितियां यानी अस्थायी समितियां। आइए अब जानते हैं कि संसद की प्रमुख संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं। पहली है कार्य मंत्रणा समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसका सभापति स्वयं अध्यक्ष होता है। इस समिति का कार्य सरकारी विधेयकों का समय निश्चित करने हेतु सिफारिश करना है। इसके अलावा यह समिति विधेयक, बजट, राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं अनुदान मांगे आदि पर विचार करती है। दूसरी है याचिका समिति। प्रत्येक सदन की याचिका समिति होती है। लोकसभा में समिति के 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य याचिकाओं की जांच करना है। अगली समिति है लोक लेखा समिति। यह संसद की प्रमुख समिति है। इस समिति का कार्य विनियोग लेखों की जांच करना है, जिसमें भारत सरकार के खर्चों के लिए संसद द्वारा अनुदान राशियों का विनियोग शामिल है। यह समिति वार्षिक वित्तियों से लेकर अन्य लेखों की जांच भी करती है। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से एवं 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। 1967 के बाद से यह प्रथा है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही सदस्य होगा। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। अगली समिति है प्राक्कलन समिति। यह समिति संसदीय प्राक्कलनों की जांच करने हेतु बनाई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की मितव्ययिता, संगठन में सुधार अथवा प्रशासन में सुधार पर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव केवल लोकसभा से ही किया जाता है। अगली समिति है विशेष अधिकार समिति। संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार से संबंधित विषय पर विचार का प्रश्न विशेष अधिकार समिति को सौंपा जाता है। इस समिति में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। अगली समिति है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति का गठन 1964 में किया गया था। इस समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा अपने सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर करती है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना है। इसके अलावा यह महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है।
अगली समिति है सदन में अनुपस्थिति से संबंधित समिति। सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के प्रार्थना पत्रों और तत्संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इसे सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति कहा जाता है। यह समिति सभा की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों से प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करती है तथा ऐसे मामलों में छानबीन करती है जहां कोई सदस्य बिना अनुमति के सभा की सारी बैठकों से 60 दिन या अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहा हो। दोस्तों, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सभा की सारी बैठकों से 60 दिन से लगातार अनुपस्थित रहा हो तो वह सदन से निष्कासित कर दिया जाता है या यह कहा जा सकता है कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगली समिति है प्रवर समिति। किसी विषय की छानबीन करने और विचार विमर्श के बाद निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली वह समिति जिसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं प्रवर समिति कहलाती है। यह एक प्रकार की अस्थायी समिति है। अगली समिति है संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति एक तदर्थ यानी अस्थायी समिति है जिसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष मुद्दे या रिपोर्टों की जांच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में दोनों सदनों में 45 स्थायी समितियां हैं जिनमें से 24 संयुक्त एवं 21 एक सदनीय हैं। दोस्तों, संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयकों को पेश किया जाता है। भारत में विधेयकों को 2 भागों में बांटा गया है। सरकारी विधेयक जो केवल सरकार के मंत्रियों के द्वारा ही पेश किए जा सकते हैं और दूसरे होते हैं गैर सरकारी विधेयक जिन्हें कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति पेश कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कोई विधेयक कैसे पेश होता है। दोस्तों, किसी विधेयक को एक्ट बनने से पूर्व निम्नलिखित स्तरों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण है प्रस्तुतिकरण तथा प्रथम वाचन। इसमें सदस्य द्वारा विधेयक को पटल पर रखा जाता है और उसका वाचन किया जाता है। दूसरे चरण यानी द्वितीय वाचन पर उस पर बहस की जाती है और तीसरा चरण है समिति अवस्था, अर्थात वह विधेयक एक समिति को सौंप दिया जाता है और चौथा चरण है प्रतिवेदन अवस्था जिस पर वह समिति अपनी रिपोर्ट देती है। अंतिम चरण है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक को पारित कर दिया जाता है। जैसे ही विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेज दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई विधेयक एक सदन में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन को उस विधेयक को पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन साधारण विधेयकों के लिए यह समय 6 माह है। आइए अब जानते हैं कि संसद में कोई मामला कैसे उठाया जाता है। संसद में अल्प सूचना प्रश्नों को छोड़कर प्रायः प्रश्नों के उत्तर पाने में 10 दिन से अधिक का समय लगता है। दोस्तों, अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो उस समय किसी महत्वपूर्ण मामले पर उठाए जाते हैं। जब कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर सरकार का अविलंबन ध्यान दिलाना जरूरी होता है तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व या सार्वजनिक रुचि के मामले को उठाने के लिए संसद में अलग से व्यवस्था दी गई है। इसके लिए संसद सदस्यों के द्वारा विशेष प्रकार के प्रस्तावों का सहारा लिया जाता है, जैसे स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालीन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव एवं विशेषाधिकार प्रस्ताव। दोस्तों, आपको बता दें कि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री या लोकसभा के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके अलावा यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए हमें सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।